नमस्कार दर्शकों, डायरी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूरज कौंडल और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया खास कार्यक्रम लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। आज मैं बात करूंगा बंगाल चुनावों के ऊपर। बंगाल चुनाव के जो नतीजे हैं उन पे बात करूंगा। मैं बंगाल पे इसलिए बात करूंगा क्योंकि आपको भी मालूम है, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं। लेकिन जो बंगाल का चुनाव था वो बड़ा ही अहम चुनाव था। अहम इसलिए क्योंकि पूरे देश जो था मानो बंगाल चुनाव के नतीजों का इंतज़ार कर रहा था। आपको भी पता है, केंद्र सरकार के तमाम दिग्गज नेता, तमाम गृह मंत्री बोल लीजिए, प्रधानमंत्री बोल लीजिए, बढ़ते कोरोना के बीच में उन्होंने कितनी रैलियां की। साथ में जितनी भी पार्टियां थी, उनके बड़े बड़े नेता रख लो आप, सबने इतना जोर लगाया था बंगाल के ऊपर। और खासकर हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो तो छोटे से छोटे चुनाव को भी इतने गंभीरता से लड़ते हैं, लेकिन बंगाल के चुनावों के ऊपर उनका खास फोकस था। खास फोकस इसलिए था क्योंकि बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी का एक छत्र राज चला हुआ था। और आप भी जानते हैं कि जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, 10 साल तक किसी एक ही व्यक्ति का शासन हो तो लोगों को उम्मीद होती है कि अब हमें चेंज करना है। लोगों को उम्मीद होती है, साथ में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनको भी उम्मीद होती है कि इस बार हमारी जो पार्टी है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। दोस्तों, इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने कई दिनों तक बंगाल में डेरा डाले रखा। आपने भी जो है खबरों के माध्यम से देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई। और तब ये रैलियां तब हुई जब कोरोना का कहर जो था, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो हमारे देश में आ चुकी थी और विकराल रूप जो है धीरे धीरे धारण कर रही थी। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं वो, चलो एक तो चुनाव है, लेकिन जो हमारे शासनकर्ता हैं, जो हमारे पूरे देश में शासन चला रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना को भी गंभीरता से लेना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने इतने चुनावों को गंभीरता से लिया, वैसे ही अगर वो इस कोरोना को गंभीरता से लेते तो शायद आज ये दूसरी लहर जो इतनी खतरनाक बन चुकी है वो शायद आज हालात अलग होते। खैर, आज चुनावों की बात कर रहा हूं तो अभी चुनाव की ही बात करूंगा। तो देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि बंगाल को ममता से छीनने के लिए बीजेपी कितनी बेताब थी। आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी की जो रैलियों में जो संबोधन होते थे, उनसे भी आपको पता चलता है कि कितनी बेताब दिखते थे वो भी, कि बस अब ममता बनर्जी से जो है वो बंगाल हमें छीनना है। तो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का 10 साल का जो है राज वहाँ पे चला था। और 10 साल के राज को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार और जो भी विपक्षी पार्टी थी, इसमें लेफ्ट और कांग्रेस जो थी वो एक साथ मिलकर लड़ रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी खुद तो डूबी, लेकिन साथ में ही लेफ्ट को भी ले डूबी। दोनों का परफॉर्मेंस जो था वो 0 हुआ। और इसके साथ में जो ममता बनर्जी हैं वो काफ़ी मजबूत होके यहाँ से निकली हैं। अब ममता बनर्जी जो है वो जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर ली है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं, अब अगर हम बात करें इनकी रणनीतियों की, तो जो चुनाव लड़ने के लिए जो उन्होंने रणनीतियां बनाई थी, तो वो ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी धराशाही कर दी। धराशाही इसलिए हुई क्योंकि लोग, बंगाल की जो जनता है, उन्होंने जो मेन पार्टियां हैं हमारे देश की, जो राष्ट्रीय पार्टियां बोल लीजिए जिनको, उनको एक तरीके से पूरी तरह से नकार दिया है। इसमें आपको पता है कि कांग्रेस को तो आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है ही, लेकिन साथ में ही भारतीय जनता पार्टी जो है
उसको भी आत्मचिंतन करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा हुआ है पहले से, लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया था इलेक्शन में, उस हिसाब से तो यही प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कहीं ना कहीं उसको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ये जो क्षेत्रीय दल जो है ये मजबूत हो रहे हैं, तो इन मजबूत होते क्षेत्रीय दलों से जो 2024 में जो आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, उन 2024 आते आते कहीं ना कहीं और भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूत होके निकलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो नई नवेली एक आम आदमी पार्टी थी, जिसका सिर्फ दिल्ली तक ही बोल लीजिए जो सीमित थी, उसने दिल्ली जैसे राज्य में रिपीट अपनी सरकार जो थी वो रिपीट करवाई। इसके साथ भी जो पंजाब जैसे राज्य में अपना लोकसभा का एक सदस्य भी जितवाया। और अगर हम बात करें अभी 2022 की, तो लगभग 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर 7 राज्यों में जो दिल्ली से सटे राज्य हैं, बात की अगर हम करें पंजाब की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, तो अगर इनमें इन 3 राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कहीं ना कहीं जो है 2024 में एक जो थर्ड फ्रंट है वो एक मजबूत थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। क्योंकि थर्ड फ्रंट पहले भी बने हैं और बन के तहस नहस हुए हैं। तहस नहस इसलिए होते थे क्योंकि आपको भी पता है कि क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उसमें नेता जो होते हैं वो कुछ एक जो अति महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इसके चलते जो थर्ड फ्रंट पहले बनते बनते टूटे हैं। तो अगर ऐसे में अगर जो क्षेत्रीय दल हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 तक वो एक मजबूत थर्ड फ्रंट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में जो है एक मजबूत थर्ड फ्रंट सामने निकल के आएगा। क्योंकि अब अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, भले ही उनके पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करें या ना करें, या उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो इस बात को स्वीकार करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के प्रति अपना जनाधार जो है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जनाधार खोना एक अलग बात है, क्योंकि बहुत से राज्यों में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ चुकी है। और ऐसे में अगर वो फिर भी आत्मचिंतन करने की बजाय जो है, अभी हाल में आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही जो बंगाल के नतीजे आए, तो अपनी जो उनकी सीटें थी वो बिल्कुल 0 थी, लेकिन अपनी हार उनकी बुरी तरह हार हुई थी। उस हार पे आत्मचिंतन करने की जगह पहले उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई देना जरूरी समझा। ये सब चीज़ें तो लोकतंत्र में चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की जो ज़रूरत है वो काफ़ी समय पहले से है, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं जो अब कोरोना के चलते जो आर्थिक मंदी एक तरीके से आई है इस देश में, उससे जो है लोग, जो आम लोग हैं, उनमें असंतोष थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है, ये जो छोटे दल हैं, जिस प्रकार से अभी तृणमूल कांग्रेस जो है वो निकल के आई है फिर से, लगभग 15 साल बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस को एक साथ दे दिए हैं। तो ऐसे में लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है वो धीरे धीरे करके मजबूत हो रहे हैं। और इन मजबूत होते क्षेत्रीय दलों के बीच में अगर कहीं ना कहीं अगर इन राष्ट्रीय दलों को सर्वाइव करना है, तो कहीं ना कहीं इन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को शायद इसलिए भी जरूरत है क्योंकि बढ़ती महंगाई और जो बढ़ता कोरोना के जो मामले हैं, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को, जो आम जनता है उसको परेशानी हो रही है। तो उस वजह से भी जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बारे में आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती महंगाई को भी देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी की जो बंगाल में सीटें हैं वो कहीं ना कहीं काम आई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग रुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी रुष्ट है, नहीं तो उनको भी अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना था तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने से बेहतर लोगों ने जो है बंगाल के लोगों ने बंगाल की ममता बनर्जी की तरफ जाना पसंद किया। दोस्तों अगर हम अभी बात करें